Hi everyone, welcome to Anu Academy. NCERT Subject History Lesson 6 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। मैं इस लेसन में भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को मार्क करते हुए गई हूँ और मुझे लगा कि लेट होगा पूरा पढ़ने के लिए, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ी हूँ। बस सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को मैंने मार्क की है। देख सकते हैं आप लोग। भाषाविद किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, उन्हें भाषाविद कहते हैं। और मैं आपको पूरा दिखा दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग के पास समय हो तो आप लोग इसे शॉर्ट या फिर किसी के जरिए आप पढ़ सकते हैं इसे, या पूरी वीडियो ही देख के। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के केंद्र क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी, और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा, इसे आप लोग देख लीजिएगा। चित्र 1 देखिए। विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, देख ही सकते हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, फारसी यही वाला लग रहा है। इधर देख लीजिए आप लोग, ये सब जो हैं आप लोग देख लीजिए। और मैं यहाँ से बता रही हूँ, जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया? तो जोन्स ने किया। और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। किसने? जोन्स ने। और ये सब आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इधर चित्र 2 को देखते हैं हम लोग। हेनरी टॉमस कोलब्रुक वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ के विद्वान थे। और ये सब आप लोग देख लीजिए, जो कि मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा तो मैंने मार्क नहीं की। और इधर इसे देखते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। यहाँ से देखिए और यहाँ तक देख लीजिए आप लोग। इसके अलावा ये वारेन हेस्टिंग्स का स्मारक रहा, इसे आप लोग देख लीजिए। मैं इधर दिखा रही हूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ से बता रही हूँ 1881 से 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। पूरब की जघन्य गलतियाँ, इसे आप लोग देखिएगा। और ये प्राच्यवादी किसे कहते हैं? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग को प्राच्यवादी कहते हैं। मुंशी किसे कहा जाता है? तो ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो, उसे मुंशी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो, उसे मुंशी कहते हैं। इसे देखते हैं, मदरसा किसे कहते हैं? तो मदरसा सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। ये है मदरसा। और ये इन सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिए, जो कि मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा तो मैंने मार्क नहीं की। देखिए, जिधर जिधर मैं मार्क की हूँ बस मैं उसी को बताऊँगी, और आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर किसी के जरिए आप लोग पढ़ सकते हैं। इधर मैं बताती हूँ। मैकाले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम
पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगीं। ज्ञानियों की भाषा, इसे आप लोग देखिएगा। व्यवसाय के लिए शिक्षा, इसको भी आप ही लोग देख लीजिएगा, बहुत लेट होगा मुझे। इसे देखिए, यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क, इसे आप लोग देखिए। मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, मुझे जितना चीज़ें लगी इम्पोर्टेंट मैंने उसे मार्क कर दी हूँ इससे मार्क यहाँ पे। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। गतिविधि को देख लीजिए, अगर देखना हो तो। वैसे मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगे तो इसलिए मैंने मार्क नहीं की। नैतिक शिक्षा की मांग, इसे आप लोग मन हो तो देख लीजिए, नहीं तो मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। नहीं, इम्पोर्टेंट होगा ये, यहाँ पे मार्क किया गया है तो इम्पोर्टेंट है ये। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यावहारिक शिक्षा के तरफ से में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों के किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। इधर देखते हैं चित्र 6। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत इनका क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट में, इधर देखिए, चित्र 8 में देखिए, एक ग्रामीण पाठशाला यहाँ फ्रांसवा साल्वेन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिरी में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। अभी दिखा रहे हैं उन्हें, आप देख लिए होंगे वैसे भी पहले ही, फिर से भी दिखा दे रहे हैं। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय
द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। इम्पोर्टेंट लग रहे हैं इसलिए यहाँ पे मार्क किया गया है। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थीं। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसे कोई समय सारणी यानी टाइम टेबल जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में ही चलती थीं तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थी को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। इन्हें भी देखिए। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थीं क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः यानी ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। है ना इम्पोर्टेंट, इसलिए यहाँ पे मार्क मैंने लिख दी हूँ कि इम्पोर्टेंट है। इस पेज में मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं लगी। नई दिनचर्या के नियम गतिविधि से आप लोग देखिएगा, और जो मेन चीज़ें हैं उन्हें मैं यहाँ मार्क की हूँ, दिखा रही हूँ। चित्र 9 अरविंदो घोष के बारे में है। शिक्षा को मातृभाषा में मम्मी की भाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मातृभाषा यानी जो कि हम घर पे बोलते हैं उन्हें मातृभाषा बोलते हैं। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यानी अलावा छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर तथा यथासंभव रोजगार पा सकें। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें होंगी, बिना इम्पोर्टेंट रहे यहाँ पे लिखा नहीं गया है बुक में, लेकिन मुझे जो लगा मैं उसी को मार्क की हूँ। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैं कह रही हूँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग को टाइम हो तो पूरा पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। इसमें ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हैं तो इसलिए ज़्यादा मैंने मार्क की हूँ। इधर देखिए, अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्यपुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल
उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह मानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होते होंगे। चित्र 10 देखते हैं। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। 1940 1940 का है ये सीन दिख रहा है, देखिए इधर। हेडिंग है साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। तो ये सही है। इसमें देखिए क्या बोले महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत, या तो केवल एक साधन है। शिक्षा एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। यहाँ इम्पोर्टेंट है, क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए बच्चों को। शिक्षा इसलिए देनी ज़रूरी है। तो देख लीजिएगा आप लोग जो मार्क नहीं किया गया है। और मैं इधर बता रही हूँ आपसे जो टैगोर का शांति निकेतन, इसे देखते हैं हम लोग। टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों के शिक्षा के बारे में टैगोर ने विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, इधर दिख रहा है। शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है। 1930 का दशक। आप आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। ऐसी जगह देखिए, यहाँ पे इन्होंने पढ़ाना सही समझा। शिक्षक कल्पनाशील हो बच्चों को समझते हों शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। ये टैगोर जी का कहना था। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी। इसीलिए तो लग रहा है कि वो शांति निकेतन रखें अपने स्कूल का नाम ना। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इधर देखते हैं हम चित्र 12 को।
कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे। 20वीं सदी का प्रारंभ। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे। ये देखिए, लड़कियों के लिए स्कूल लग रहा है। लड़कियां ही ज़्यादातर नज़र आ रही हैं, लड़कियां ही सिर्फ दिख रही हैं मुझे तो। आइए फिर से याद करें, का मिलान करने वाला देखते हैं। निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। रविंद्रनाथ टैगोर जी गुरु, इनका गुरु में जाएगा। विलियम जोन्स का प्राकृतिक में जाएगा, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। सॉरी, ये रॉन्ग है। इनका इसमें होगा टॉमस मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। पाठशाला प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा मतलब कि पाठशाला प्राकृतिक परिवेश में बनाए थे ना वो रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो यही रहा, ये सही है इस समय। अब ये सही हो गया, देख लीजिए आप लोग। और सारी चीज़ें जो बची हैं, ये सब चीज़ें निम्नलिखित में सही का या गलत का बताएं, ये सब। और रहा ये, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, तो ये सही है। और 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, यह भी सही है। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो ये गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, तो ये भी गलत है। 2 सही है, क ख सही है और गा घा गलत है।